आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम डॉक्टर टॉक में। मैं हूं आपके साथ शताब्दी भटनागर। आज के इस कार्यक्रम में, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जिससे काफी महिलाएं प्रभावित रहती हैं, परेशान रहती हैं और जूझती रहती हैं। आजकल का जो लाइफस्टाइल है जिसकी वजह से औरतें इस समस्या को काफी समय तक नजरअंदाज भी करती है, लेकिन हमारा आज का ये प्रोग्राम इसी समस्या के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी देगा, साथ ही साथ आपके सवालों को भी लेंगे। और मेरे साथ होने वाले हैं तो बेहद ही खास डॉक्टर्स, डॉक्टर ज्योति और साथ ही साथ डॉक्टर मानसी। हम इन दोनों ही डॉक्टर से आपके सवाल पूछेंगे, साथ ही साथ कोशिश ये करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हम आपको ल्यूकोरिया के बारे में, यानी कि जिसे आम बोलचाल की भाषा में सफेद पानी यानी कि प्रदर भी कहते हैं, हम इसके बारे में आपसे बात करेंगे। और साथ ही साथ सबसे पहले मैं आपसे डॉक्टर ज्योति पूछना चाहूंगी, व्हेन वी टॉक अबाउट ल्यूकोरिया तो बेसिकली ये बीमारी है क्या? प्रदर जो होता है, अगर एक आम आदमी समझना चाहे तो ये बीमारी है क्या? देखिए, ल्यूकोरिया का अर्थ होता है सफ़ेद पानी की शिकायत, जैसा कि आम भाषा में कहा जाता है। ल्यूको का मतलब सफ़ेद यानी कि श्वेत, और प्रदर जैसा आपने कहा, प्रदर का अर्थ होता है फ्लो यानी कि सफ़ेद पानी का बहाव जो होता है उसे हम ल्यूकोरिया के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ल्यूकोरिया एक बहुत आम समस्या है महिलाओं में जो पाई जाती है और उन्हें इस चीज़ से काफ़ी परेशानी होती है। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी, वो ये है कि ल्यूकोरिया की जो समस्या है वो एक बहुत ही आम समस्या है। वो एक इस तरह की बीमारी नहीं है जो बहुत विशालकाय है या वो बहुत परेशानी कर सकती है। इतना समझना ज़रूरी है कि इस समस्या के लिए प्लीज़ अगर परेशानी हो रही है डॉक्टर को संपर्क करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये समस्या 2 दिन में अपने आप ख़त्म हो जाएगी। परंतु ये समझना ज़रूरी है कि एक्चुअली ल्यूकोरिया होता क्या है। सफ़ेद पानी हमेशा एक असाधारण चीज़ नहीं होती है। कहने का मतलब ये कि हमेशा सफ़ेद पानी अगर हो रहा है तो वो एबनॉर्मल ही है, ये ज़रूरी नहीं है। ल्यूकोरिया जो है वो 2 तरीके से होता है। एक चीज़ जो होती है जो सामान्य होती है यानी कि जिसे हम नॉर्मल कहते हैं, और एक चीज़ होती है जो असामान्य होती है यानी कि जिसे हम एबनॉर्मल कहते हैं। तो ये डिफ्रेंसिएशन या इस फ़र्क को समझना कि नॉर्मल कब है ये सफ़ेद पानी और एबनॉर्मल कब है, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ल्यूकोरिया जो है वो एक शिकायत है, वो एक बीमारी नहीं है। तो अगर आप उसका सही समय से इलाज कराएंगे या अपने डॉक्टर से संपर्क करेंगे जो आपको बता सकेंगे कि वाकई ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, अगर नॉर्मल है तो इलाज की ज़रूरत नहीं है, आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आपको परेशानी नहीं होगी आगे इससे। लेकिन अगर एबनॉर्मल है तो वो इलाज से ठीक हो जाएगी। तो जल्दी ही इसके इलाज में बढ़ना होता है और ये समझना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया आपका डॉक्टर ज्योति, आपने इसके बारे में काफ़ी विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया। साथ ही साथ अब ये जरूरी हो जाता है कि इसके पीछे के कारण क्या होते हैं, यानी कि जब हम ल्यूकोरिया की बात करते हैं, हमने ये तो जान लिया कि ये बीमारी क्या है, तो ये भी काफी जरूरी हो जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं आपसे डॉक्टर मानसी आर्या ये पूछना चाहूंगी कि जब हम बात करते हैं कि किस स्टेज पे जाकर डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, तो आपकी नज़र से कि कहीं ना कहीं कोई सिम्टम्स तो ज़रूर होते हैं जो हमारी जो बॉडी है वो देती है, तो वो क्या सिम्टम्स होते हैं और उसके बारे में अगर आप इन डिटेल हमारे दर्शकों को समझा पाएं तो शायद कहीं ना कहीं मदद मिलेगी हमारे आज के दर्शकों को। जी शताब्दी, वैसे तो डॉक्टर ज्योति ने ऑलरेडी काफ़ी विस्तार में ये एक्सप्लेन कर दिया है, पर मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगी व्यूअर्स की जानकारी के लिए। अगर आपका डिस्चार्ज है जो कि अब नॉर्मल है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उसमें फाउल स्मेल है, बदबू आ रही है, वो दिखने में अब नॉर्मल है, गाढ़ा दही जैसा है, पीला है, हरा है, ब्राउन है, ब्लड स्टेन्ड है, ऐसी कोई भी एबनॉर्मैलिटी जो आपको दिखाई दे रही है डिस्चार्ज में, उसके साथ साथ अगर कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स भी हैं, जैसे कि पीठ में दर्द होना, पेडुओं में दर्द होना, लोअर एब्डोमेन में दर्द रहना, थकान महसूस करना, कमज़ोरी महसूस करना, या सहवास के दौरान, इंटरकोर्स के दौरान दर्द होना, तकलीफ़ महसूस होना, तो ये पीआईडी के लक्षण हो सकते हैं, जिसे कि हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कहते हैं, यानी कि नीचे से इन्फेक्शन जाके ऊपर गर्भाशय की तरफ जा चुका है। इसके अलावा अगर इन्फेक्शन और आगे चला जाता है, फिलोपियन ट्यूब्स यानी कि वो नलियाँ जो कि अंडाशय से अंडे को गर्भाशय की तरफ लेके आने का काम करती हैं, उनमें चला गया है, सैल्पिंजाइटिस का प्रॉब्लम हो गया है, तो उसके चलते कंसीव करने में भी तकलीफ हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको कुछ ऐसे लक्षण महसूस हो रहे हैं कि पेशाब का बहुत ज़्यादा आना, बार बार आना, एक बारी पेशाब करने के बाद भी ऐसा लगना कि पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ है, अभी भी
आपको अर्ज महसूस हो रही है, पेशाब में जलन महसूस होना, नीचे के रास्ते खुजली महसूस होना, या इन सब चीज़ों के साथ कपकपी के साथ बुखार आना, तो ये यूटीआई के सिम्टम्स हैं जिसको कि बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो इन सारी कंप्लेंट्स के चलते बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अर्जेंटली अपने डॉक्टर को मिलें और प्रॉपर परामर्श लें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मानसी आर्या। तो आपने अगर ठीक से सुना, डॉक्टर मानसी आर्या का कहना है कि कहीं ना कहीं जो बॉडी है वो हमेशा आपको ये अलर्ट करती रहती है, आपको सिग्नल्स देती है कि आपको डॉक्टर के पास जाना है। ज्यादातर महिलाएं इसे नजरअंदाज करती हैं। आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। आपके लिए बेहद आवश्यक है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, उन्हें तफसील से बताएं और बिल्कुल भी संकोच ना करें। और बहुत जरूरी होता है कि आप इस एक्यूट समस्या को क्रॉनिक ना बनाएं। और साथ ही साथ मेरा अगला जो सवाल है वो आपसे है डॉक्टर ज्योति, जो कि ये है कि उम्र एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, चाहे हम किसी भी चीज के बारे में बात करें, और आपके नजरिए से इसे बेहतर तरीके से हमारे दर्शक जो हैं वो जान पाएंगे। तो आप मुझे ये बताइए कि अक्सर ये देखा जाता है और हमारे पास कॉल्स भी आती हैं जहां पर नवजात शिशु जो है बच्ची को डिस्चार्ज होता है, पेरेंट्स जो है काफी पैनिक कर जाते हैं कि हाल की पैदा हुई बच्ची को भी डिस्चार्ज हो रहा है, विच इज वेरी नॉर्मल। हाउएवर क्वेश्चन ये है कि किस एज की महिलाओं में ये जो डिस्चार्ज है जिस पर हम आज बात कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, या आपने अपनी प्रैक्टिस के दौरान किस एज ग्रुप की महिलाओं को इस समस्या से जूझते हुए देखा है सबसे ज्यादा? देखिए, जो सफ़ेद पानी की शिकायत है ये अलग अलग एज ग्रुप्स में हो सकती है। ऐसा नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप है जिसमें समस्या होगी। जब आप पैदा होते हैं उस समय से लेके आपके बुढ़ापे तक किसी भी स्टेज पे आपको ये समस्या हो सकती है। एक्चुअली कभी ये समस्या होती है, कभी नहीं होती। कहने का मतलब डिस्चार्ज आपको किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, पर हर एज ग्रुप में हुआ डिस्चार्ज समस्या नहीं होता है, प्रॉब्लम नहीं होता है, ट्रीटमेंट का ज़रूरत नहीं होता है। जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझे पूछा कि नवजात शिशु होता है, उसको भी कभी कभी ये डिस्चार्ज होता है, तो पेरेंट्स पैनिक हो जाते हैं और ऐसा सोचते हैं कि क्यों हो रहा है ये डिस्चार्ज। तो ये उस वक्त ये समस्या नहीं है। मतलब अगर डिस्चार्ज हो भी रहा है छोटी सी लड़की को जो भी पैदा हुई हैं 1 दिन 2 दिन पहले, वो डिस्चार्ज इसलिए होता है क्योंकि उनकी मदर की बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं, रसायन होते हैं जो बच्चे के अंदर जाते हैं और उसके कारण से उन्हें ये डिस्चार्ज होता है। तो बच्चे में भी हो सकता है डिस्चार्ज, पर वो एबनॉर्मल नहीं है। ऐसे ही जब आप बड़े होते हैं, युवावस्था में जाते हैं, प्यूबर्टी वाले एज ग्रुप में आते हैं, मतलब जब आपका शरीर पूरी तरह से विकसित हो रहा होता है, उस समय भी डिस्चार्ज होता है, पर वो भी नॉर्मल होता है। जब आपके पीरियड्स शुरू होते हैं, तो पीरियड्स शुरू होने से कुछ समय पहले आपको ये डिस्चार्ज हो सकता है, या पीरियड्स के दौरान कभी कभी मिड साइकिल में जब ओव्यूलेशन का समय यानी कि अंडा बनने का समय होता है, उस वक्त भी ये डिस्चार्ज हो सकता है, जो अगेन नॉर्मल है, एबनॉर्मल नहीं है। इनफैक्ट ये प्रेगनेंसी में हेल्प करता है। जब ये डिस्चार्ज ठीक तरीके से नहीं प्रोड्यूस हो रहा होता तो प्रेगनेंसी में दिक्कतें होती हैं। जब आप और थोड़े बड़े होते हैं, जब आप अपनी सेक्सुअल लाइफ में आते हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव लाइफ में आते हैं, शादी के बाद सबसे ज़्यादा कॉमन अगर आप मुझे पूछें किस एज ग्रुप में ये ज़्यादा देखने को मिलता है, तो ये वो स्पेसिफिक एज ग्रुप है, रिप्रोडक्टिव ग्रुप है। मतलब समझें करीबन 20-22 साल से लेके 35-40 साल तक की उम्र जो आपका रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, जब आप साथ में रहते हैं और फर्टिलिटी के बारे में सोचते हैं, कंसीव करने के बारे में सोचते हैं, उस समय ये डिस्चार्ज ज़्यादा कॉमन होता है बिकॉज सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है, और उसी दौरान ज़्यादातर केसेस में ये डिस्चार्ज एबनॉर्मल होता है। जो अनमैरिड फीमेल्स होती हैं, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं होता है तो डिस्चार्ज ज़रूर होता है, पर वो एबनॉर्मल फॉर्म में नहीं होता है बिकॉज इन्फेक्शन नहीं होता है, कोई कारण नहीं होता है उसका। जब आप शादी हो जाती है उस दौरान सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के कारण कभी कभी ये डिस्चार्ज नॉर्मल नहीं होके एबनॉर्मल हो जाता है, फाउल स्मेल आने लग जाती है, इचिंग होने लग जाती है। अगर आप हाइजीन का ध्यान नहीं रख रहे हैं उस टाइम, या डाइट का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो उस वजह से ये एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो जाता है, यानी असामान्य डिस्चार्ज, जिसके लिए ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो जाता है। तो इस एज ग्रुप में ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है। पर जब आपका पीरियड्स बंद होने का समय हो जाता है, यानी कि मीनोपॉज जिसे हम कहते हैं, आप 50 ईयर्स या 50 ईयर्स के ऊपर हो जाते हैं, उस समय भी हो सकता है डिस्चार्ज। एंड अगेन उन कंडीशंस में भी ये डिस्चार्ज नॉर्मल नहीं होता है। अगर आपके पीरियड्स बंद हो गए हैं, आप 45-50 प्लस हैं, पीरियड्स बंद हो चुके हैं, पर डिस्चार्ज हो रहा है, तो उस समय भी ये नॉर्मल डिस्चार्ज नहीं है, और इसके लिए आपको डॉक्टर को संपर्क करने की ज़रूरत है, दिखाने की ज़रूरत है। तो कहने का मतलब ये कि जीवन काल के बहुत सारे स्टेजेस में आपको डिस्चार्ज होता है ऐसा, बट हर डिस्चार्ज जैसा मैंने बताया नॉर्मल नहीं है, हर डिस्चार्ज एबनॉर्मल नहीं है।
तो कुछ एज ग्रुप्स में डिस्चार्ज हमें ज़्यादा इस तरफ इशारा करता है कि शायद ये एबनॉर्मल है, जैसे कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप और आफ्टर मीनोपॉज। और कुछ एज ग्रुप्स में ज़्यादातर ये डिस्चार्ज नॉर्मल होता है, जैसे कि यंग एज, अनमैरिड ग्रुप, एडोलेसेंट ग्रुप, या फिर प्यूबर्टी वाला एज ग्रुप है, या फिर बच्चे हैं जो छोटे, उनमें ज़्यादातर ये डिस्चार्ज नॉर्मल होता है। तो देखा आपने कि डॉक्टर ज्योति ने किस तरीके से आपको यहाँ पर विस्तार में समझाया कि कितना ज़रूरी होता है ये समझना भी कि डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके साथ साथ ही आपको भी शायद इस चीज़ से मदद मिली होगी कि कोई उम्र नहीं है श्वेत प्रदर की यानी ल्यूकोरिया की। और साथ ही साथ अभी जो सवाल है वो मेरा आपसे होने वाला है डॉक्टर मानसी आर्या, और वो ये है कि जब हम काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि इंक्वायरीज आई हैं, पेशेंट्स ने हमसे कांटेक्ट किया है, और मैंने भी कहीं पर पढ़ा है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उन्हें ल्यूकोरिया अगर होता है तो इसके साथ साथ क्या बाकी बीमारियों की भी चांसेस होते हैं? क्या वो उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, या हाउ इट इज़ कि उन्हें और भी बीमारियां लग जाती हैं इससे? देखिए, इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि डायबिटीज़ में एग्जैक्टली होता क्या है। डायबिटीज़ में ब्लड में शुगर की मात्रा परसिस्टेंटली रेज्ड रहती है, जिसको किडनीज क्लेंस करने के लिए यूरिन ज़्यादा बनाती हैं, तो यूरिन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है, प्लस यूरिन में शुगर पास होता है। यूरिन में शुगर के पास होने की वजह से पेशेंट्स में स्पेसिफिकली फीमेल्स में यूरोजेनाइटल इन्फेक्शंस बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाते हैं। प्लस इसको और एग्रीवेट क्या करता है कि डायबिटिक पेशेंट्स का इम्यूनिटी भी जनरली हम देखते हैं लो रहता है। उसके चलते यूरोजेनाइटल इन्फेक्शंस काफ़ी कॉमन हो जाते हैं, और डायबिटिक पेशेंट्स का जनरली हम देखते हैं इम्यूनिटी भी काफ़ी लो रहता है, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शंस फ्रीक्वेंटली बार बार रिकरेंटली होते रहते हैं। तो ऐसे केस में हमें करना क्या है, हमें ब्लड शुगर मैनेजमेंट या ब्लड शुगर कंट्रोल पे बहुत ही उपयुक्त ध्यान देना ज़रूरी है। इसके लिए डाइटरी केयर यानी कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स पे ज़्यादा ध्यान दें, चीनी, आलू, चावल, ज़्यादा तेल वाली चीज़ें अवॉइड करें, ऑयली चीज़ों को अवॉइड करें, एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करें, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को हटाकर अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए आप जैसे कि स्टेयर्स का प्रयोग ज़्यादा करें, एलिवेटर या लिफ्ट को छोड़कर। सो अपनी रेगुलर लाइफस्टाइल को आप बहुत ही एक्टिव बनाएं, और प्लस कुछ जांच रेगुलर बेसिस पे ऐसी कंडीशन में करानी ज़रूरी हो जाती हैं। एक तो अपने ब्लड शुगर लेवल्स, फास्टिंग, पीपी की मॉनिटरिंग आप रेगुलर बेसिस पे करते रहें, जैसे कि हर 10 दिन में एक बारी। और एक मापदंड होता है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c। उस जांच के थ्रू हमें ये पता चल जाता है कि पिछले 3 महीने में ब्लड शुगर लेवल का कंट्रोल कैसा रहा है पेशेंट में। सो द बॉटम लाइन इज, अगर एक डायबिटिक पेशेंट को रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रहे हैं, यूरोजेनाइटल इन्फेक्शंस, तो उनको अपनी ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखने की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो डॉक्टर मानसी आर्या, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सुना आपने कि कहीं ना कहीं जो डाइट है, या यूँ कहें कि एक मेजर और एक अहम जो यहाँ पर रोल है वो आपकी डाइट भी अदा करती है, क्योंकि अगर आप खाने में ज़्यादा से ज़्यादा तेल ले रही हैं और साथ ही साथ आप आलू और चावल जैसी चीज़ें जो कि कहीं ना कहीं बाय द वे भी काफ़ी लोगों को अवॉइड करनी चाहिए, नॉर्मल लोगों को भी अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट एडवाइजेबल। तो आपको भी कहीं ना कहीं इसे अपनी डाइट में कम करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए, और हेल्दी चीज़ों का जो सेवन है, लीफी वेजिटेबल्स जो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां आप खाएं और स्वस्थ रहें। कहीं ना कहीं उसमें आपकी जो है वो मदद होगी, और जो डिस्चार्ज है उसमें भी कमी आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से जी डॉक्टर मानसी, अब अगर आप इसमें कुछ कहना चाहते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी व्यूअर्स की नॉलेज के लिए कि अगर डायबिटीज़ ज़्यादा लंबे समय तक परसिस्टेंटली एलिवेटेड चल रहा है, अनकंट्रोल्ड चल रहा है, तो यूरोजेनाइटल इन्फेक्शंस के साथ ही साथ वो और भी काफ़ी सारी क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस के लिए प्रीडिस्पोज हो जाते हैं, जैसे कि आँखों के पर्दे, रेटिना पर दुष्प्रभाव पड़ना, जिसे कि हम मेडिकल भाषा में डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, किडनीज पे दुष्प्रभाव पड़ना, जिसे कि हम नेफ्रोपैथी कहते हैं, और हार्ट वेसल्स, कार्डियोवैस्कुलर यानी कि आपके हृदय रोग और वेसल से संबंधित परेशानियाँ, ये काफ़ी ज़्यादा देखी जाती हैं अगर आपका डायबिटीज़ अनकंट्रोल चल रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी समस्या हमारी दोनों एक्सपर्ट्स तक पहुंचे, तो आप तुरंत स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर हमें कॉल करें, और हमारे दोनों एक्सपर्ट्स और हम आपके सवालों को यहाँ पर उनका जवाब देने के लिए हाजिर हैं।
जो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी यहाँ पर डॉक्टर ज्योति, वो ये है कि कहीं ना कहीं ये जो समस्या है इसको लेकर के जो खास तौर पे हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्केप्टिकल होती हैं, काफ़ी झिझकती हैं और अवॉइड करती हैं इसे खुलकर इजहार करने में कि उन्हें ये समस्या है। तो कहीं ना कहीं इस समस्या से क्या पर्सनल लाइफ पर भी इसका असर पड़ता है और वैवाहिक जीवन पर इसका क्या असर पड़ता है डॉक्टर ज्योति? जी शताब्दी, ल्यूकोरिया जो है उसका असर डेफिनेटली पर्सनल लाइफ पर पड़ता है। ल्यूकोरिया जब एबनॉर्मल होता है तब फ़र्क पड़ता है, बिकॉज जैसे आपने बताया कि महिलाएं ज़्यादातर इस चीज़ को अवॉइड करती हैं, दूसरों को बताना, सामने नहीं बताना चाहती हैं कि उन्हें ये प्रॉब्लम हो रही है। स्पेशली जब न्यूली मैरिड होती हैं, नया घर होता है, ज़्यादातर लोगों को नहीं जानती हैं वहाँ पे, और ज़्यादा मुश्किल होता है उनके लिए इस समस्या को उजागर करना, बता पाना किसी को कि ऐसी समस्या हो रही है। तो बहुत कारणों से नहीं बता पाती हैं, पर इसे बताना ज़रूरी है क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है आपकी साइकोलॉजिकल और आपकी सेक्सुअल लाइफ पर, दोनों पर। साइकोलॉजिकली ऐसे बिकॉज इतना डिस्चार्ज अगर आपको होता है, आपका सारा ध्यान दिन भर उसी में रहता है कि आपको बार बार कपड़े बदलने हैं, आपके अंडरगारमेंट्स स्टेन्ड हो गए हैं या गीले हो गए हैं, आपको उनको बदलना है बार बार। तो आपकी और जो रूटीन एक्टिविटीज़ होती हैं वो इससे अफेक्ट होती हैं, आप अपनी रोज़ के काम नहीं कर पाती हैं, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन होता है, लॉस ऑफ मेमोरी होता है, बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हैं, आपको लगता है यहाँ रखा था, पता नहीं कहाँ है, बिकॉज आपका ध्यान नहीं होता है, आप कब कोई चीज़ कहाँ रख रही हैं आपको नहीं मालूम, बिकॉज आपका दिन का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा सिर्फ इस चीज़ में जा रहा है कि मुझे डिस्चार्ज हो रहा है। ये चीज़ आपके दिमाग में कहीं ना कहीं है और आप रोज़ उस चीज़ से गुजर रहे हैं, तो एक लार्ज साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। जहाँ तक कि वैवाहिक जीवन की बात है, डेफिनेटली उस पर भी असर होता है और बहुत सारी महिलाएं इससे परेशान होती हैं, और जब तक हमारे पास पहुँचती हैं एक्चुअल रीज़न यही होता है कि उनकी फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ या मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब हो चुका होता है। तब उन्हें लगता है कि नहीं ये ज़्यादा हो रहा है और वो डॉक्टर को कंसल्ट करने के लिए जाती हैं। तो पहले ही कंसल्ट करें, क्योंकि अगर इतना ज़्यादा आपको डिस्चार्ज होता रहेगा, इरिटेशन होगा, डिस्चार्ज की वजह से इचिंग होगा, खुजली हो रही है, जलन हो रही है, आप स्वस्थ महसूस नहीं कर रही हैं, तो उस दौरान आपको सहवास में या सेक्सुअल कांटेक्ट में या इंटरकोर्स में भी परेशानी होगी, और फिर वो चीज़ और ज़्यादा इरिटेशन कॉज करेगा आप में और आपके पार्टनर में, और आपकी मैरिड लाइफ, पर्सनल लाइफ सब अफेक्ट होगी। अगर आप वर्किंग वुमेन हैं, काम करती हैं घर से बाहर भी, तो भी ये इम्पॉर्टेंट है कि इस चीज़ को आप नज़रअंदाज नहीं करें, बिकॉज तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग हो जाती हैं। अगर आप एक ऑफिस में काम कर रही हैं तो आपके कुछ बाउंडेशंस हैं, आपको इतने टाइम में ये काम कंप्लीट करना है, पर आप नहीं कर पा रही हैं बिकॉज जैसा मैंने बोला लॉस ऑफ कंसंट्रेशन है, आप नहीं समझ पा रही हैं कि मैं किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दूँ, क्या आपके लिए अहम है, आपकी प्रायोरिटी बदल जाती है। तो ये सब नहीं हो, आपकी पर्सनल लाइफ ठीक से चलती रहे, मैरिड लाइफ ठीक से चले, आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है वो भी ठीक से चले, हर तरह के सिचुएशन को अफेक्ट करता है आपका किसी भी बीमारी का होना। द सेम इज़ विद ल्यूकोरिया, क्योंकि जब इतना ज़्यादा एक्सेसिव डिस्चार्ज आपको होगा, फाउल स्मेल होगा, तो लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, आप उतना कॉन्फिडेंट नहीं रहती हैं अपने सब कामों में। तो जैसा मैंने हमेशा पहले बोला है, आप जल्दी संपर्क करें, कोई भी परेशानी आपको लग रही है समय रहते डॉक्टर से बात करें, ताकि ये प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं बढ़े, क्रॉनिक नहीं हो और आपकी फैमिली लाइफ को अफेक्ट नहीं करे, ये ज़रूरी है। तो यहाँ पर जैसा कि डॉक्टर ज्योति ने समझाया कि कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी होता है कि नज़रअंदाज ना करें अपनी समस्या को, और इसी के साथ साथ जो आपकी पर्सनल ज़िंदगी है वो बेहतर हो सकती है अगर आप ये जो समस्या है उसके बारे में निसंकोच होकर के अपने डॉक्टर से बात करें, अपने पार्टनर को इसके बारे में बताएं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं उस स्थिति में कहीं ना कहीं आप अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी मैरिटल लाइफ को कहीं ना कहीं हैम्पर करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे बढ़ने से पहले जो नंबर आपकी स्क्रीन पर है वो आपके लिए बेहद जरूरी है, उसे आप नोट करें। इस नंबर पर आप हमें कॉल करें, हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं और साथ ही साथ हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। जी हाँ, अपना नाम बताइए और साथ ही साथ अपनी समस्या बताइए, आप कहां से फोन कर रहे हैं? नमस्कार अंजू जी, ये एक बेहद इम्पॉर्टेंट सवाल है जो आपने पूछा। बहुत सारी महिलाएं पूछना चाहती हैं पर नहीं पूछ पाती हैं झिझक के कारण। जब पेशेंट हमारे पास आता है तो ज़्यादातर उसके मन में ये सवाल होता है कि जो डिस्चार्ज मुझे हो रहा है ये कैंसर तो नहीं है, बिकॉज वो बहुत जगहों से ये बात सुनते हैं कि डिस्चार्ज कैंसर को जन्म दे सकता है। देखिए, जैसा आपने मुझे बताया कि 5-6 साल से आपको ये डिस्चार्ज है, 5-6 साल लंबा समय होता है। अगर आपको डिस्चार्ज हो रहा है इतने टाइम से तो काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी है, कुछ ऐसा है जो बार बार इस डिस्चार्ज को कॉज कर रहा है। तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाएं, उन्हें संपर्क करें
और कारण ढूंढें कि डिस्चार्ज क्यों हो रहा है, ऐसा क्या रीज़न है, आपके गर्भाशय में कोई समस्या हो रही है, आपको डायबिटीज़ है या कुछ भी इस तरह की समस्या है, आपको यूरिन में कोई इन्फेक्शन है, बहुत सारे कारण ऐसे हो सकते हैं जिनसे डिस्चार्ज हो सकता है। जहाँ तक कि ये बात है कि क्या ये डिस्चार्ज कैंसर का लक्षण है, देखिए ऐसा नहीं है कि डिस्चार्ज के कारण आपको कैंसर हो रहा है, पर हाँ कैंसर में भी डिस्चार्ज होता है, मतलब कैंसर का एक लक्षण डिस्चार्ज हो सकता है, डिस्चार्ज उसका कारण नहीं है। ऐसा नहीं है कि डिस्चार्ज लंबे समय तक होता रहेगा आपको तो वो कैंसर बन जाएगा, परंतु हाँ कैंसर में भी इस तरह का डिस्चार्ज होता है। तो ये डिफ्रेंसिएशन, ये अंतर करना कि ये जो आपको डिस्चार्ज हो रहा है ये कैंसर का लक्षण है या ये एक बिनाइन तरह का डिस्चार्ज है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। कैंसर के और लक्षण भी होते हैं डिस्चार्ज के साथ साथ, तो अगर आपको डिस्चार्ज है पर साथ साथ में और लक्षण भी हैं तो आपको इलाज की ज़रूरत है। जैसे कि अगर आपके पेट में दर्द होता है या इचिंग होती है, खुजली होती है, गंदी स्मेल आती है डिस्चार्ज के अंदर, तो वेट नहीं करें ज़्यादा, डॉक्टर के पास जाएं, इलाज अपना कराएं। एक बहुत सिंपल टेस्ट होता है जो एक उम्र के बाद वैसे भी अगर आपको डिस्चार्ज नहीं भी हो रहा है तो भी कराना चाहिए, जिसे हम पैप स्मीयर के नाम से जानते हैं। बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है जिसमें हम आपका जो गर्भाशय है उसके मुंह से कुछ पानी लेते हैं जिसके अंदर सेल्स होते हैं, उन सेल्स को हम चेक करते हैं माइक्रोस्कोप में और उससे हमें पता लगता है कि क्या आगे जाकर ये कैंसर में तब्दील हो सकता है या नहीं। एक स्क्रीनिंग टेस्ट है और बहुत ही कॉमनली अवेलेबल है, हर जगह हो जाता है ये टेस्ट और बहुत सिंपल है, 2 मिनट लगते हैं इस टेस्ट में। तो मैं ये सलाह सभी महिलाओं को दूंगी आपके द्वारा, इस शो के द्वारा, कि जिनकी भी एज 35 प्लस है वो ज़रूर पैप स्मीयर इस टेस्ट को कराएं। एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, शुरुआती समय में हर साल करा सकती हैं 3 साल के लिए। अगर आपकी 3 रिपोर्ट्स नेगेटिव हैं तो हर साल भी कराने की ज़रूरत नहीं है, आप 3 से 5 सालों में एक बार ये टेस्ट करा सकती हैं, जो आपको आगे बहुत सारी समस्याओं से बचा सकता है और इंश्योर कर सकता है कि आप हेल्दी हैं। जो इस तरह का डर है आपके मन में कि कैंसर नहीं हो जाए, कैंसर की समस्या तो नहीं है, उसको दूर कर सकता है। तो अभी आपका एज ग्रुप कम है, आप 32 ईयर्स की हैं, स्क्रीनिंग एडवाइजेबल है। जब आपकी एज 50 प्लस हो जाती है और आपको डिस्चार्ज हो रहा होता है तब वो ज़्यादा इस तरफ इंडिकेट करता है कि शायद वो कैंसर की समस्या है। आपके एज ग्रुप में कैंसर होना थोड़ा सा अनकॉमन है। मीनोपॉज के बाद या फिर जब पीरियड्स रुक जाते हैं उसके बाद अगर डिस्चार्ज हो रहा है वो ज़्यादा सीरियस लक्षण होता है कि वो कैंसर में तब्दील जल्दी हो सकता है। तो क्यों वो समय आने देना है, अभी आप यंग हैं, अभी से अगर आप रेगुलर स्क्रीनिंग कराती रहेंगी और साल में एक बार ही करानी है, अगर आप वो कराते रहेंगे और एक बार जाके अपना थॉरो चेकअप कराएंगे डॉक्टर से, तो रेगुलर स्क्रीनिंग से आप कैंसर की समस्या को टोटली ख़त्म कर सकती हैं, क्योंकि उसके होने से पहले ही पता लग जाएगा कि उसके होने की आशंका या संभावना कितनी है। तो सभी महिलाओं को जिनको डिस्चार्ज की समस्या है मैं उन्हें यही कहूँगी कि अगर वो 35 प्लस हैं तो स्पेशली हर साल जाके एक सिंपल सा टेस्ट जिसे हम पैप स्मीयर कहते हैं ज़रूर कराएं। तो शुक्रिया डॉक्टर ज्योति, आपने, उम्मीद है अंजू जी कि डॉक्टर ज्योति ने आपके सवाल का यहाँ पर सटीक जवाब दिया और आपकी जो समस्या है उसे देखते हुए बेहद ज़रूरी है कि आप भी डॉक्टर को कंसल्ट करें, अपनी समस्या को डायग्नोस कराएं और उम्मीद है कि ये जो डिस्चार्ज है ये नॉर्मल हो और ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। साथ ही साथ अगर आपके मन में भी कोई शंका है, कोई डाउट्स हैं या आपके भी कोई सवाल हैं जो आप हमारे दोनों एक्सपर्ट्स से, दोनों डॉक्टर्स से पूछना चाहती हैं, तो आप तुरंत जो स्क्रीन पर नंबर है उन पर कॉल करें। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स आपके साथ मौजूद रहेंगे और हम आपके सवाल को अपने शो का हिस्सा बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ यहाँ पर एक और कॉलर जुड़ गई हैं। अपना नाम बताइए, अपनी उम्र बताइए और अपनी समस्या बताइए। तो जैसा कि आपने सुना डॉक्टर मानसी आर्या, जो हमारी ये जो पेशेंट है इनकी उम्र लगभग 62 साल है और ये इनका नाम कमला देवी है। समस्या यहाँ पर यह है कि ये पिछले 5 साल हो चुके हैं, इनको पीरियड्स नहीं होते, मासिक धर्म आना बंद हो गया है और अभी भी डिस्चार्ज हो रहा है, जिसको लेकर के काफ़ी पैनिक है, काफ़ी घबराहट है। तो किस तरीके से आप कमला देवी जी की मदद कर सकती हैं? नमस्ते कमला जी। जैसा कि आपने बताया कि आपको पिछले 5 साल से लगातार ये परेशानी चल रही है, तो ये क्रॉनिक ल्यूकोरिया बन चुका है। दूसरी बात, आपके मासिक धर्म बंद हो चुके हैं, तो इसे हम पोस्ट मेनोपॉजल ल्यूकोरिया बोलते हैं, जिसकी प्रॉपर जांच होनी, डॉक्टर से मिलके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराना, चेकअप कराना, परामर्श लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि पहली बात तो ये एजिंग के साइन भी हो सकते हैं। जो आपका फीमेल जनांग होते हैं, गर्भाशय है, सर्विक्स है, नीचे वजाइना है, उसके पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कुछ एट्रोफिक चेंजेस आते हैं, यानी कि कुछ एज संबंधित चेंजेस आते हैं, जिसके चलते भी वहाँ पे सूजन आना और डिस्चार्ज का रिसाव हो सकता है, जो कि
गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा नीचे से प्रॉपर चेकअप के थ्रू देखा जा सकता है। पहली तो ये चीज़ है। दूसरा, आप अपना एक जांच होती है जो कि रेगुलर बेसिस पे करानी चाहिए फीमेल्स को पोस्ट द एज ऑफ 35-40, जिसे हम पैप स्मीयर कहते हैं, जिसमें कि गर्भाशय के मुंह से थोड़ा सा सैंपल लेके उसको चेक किया जाता है और सेल्स का एग्जामिन किया जाता है। तो अगर वहाँ पे किसी तरह का कुछ सूजन होगा या कुछ सेलुलर चेंजेस होंगे या फिर अगर कैंसर के भी कुछ चेंजेस होंगे तो हम उन्हें समय पर पकड़ सकते हैं। इसके अलावा आप गायनेकोलॉजिस्ट से प्रॉपर परामर्श ले करके इसका रूट कॉज के ट्रीटमेंट के लिए होम्योपैथ या आयुर्वेद जैसी चिकित्सा पद्धतियों का भी सहारा ले सकते हैं, ताकि हम रूट कॉज को डील कर पाएं और इस परेशानी से परमानेंट निजात पा पाएं। तो उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर मानसी आर्य ने आपको जो जवाब दिया वो कहीं ना कहीं आपके लिए मददगार साबित होगा, और बेहद जरूरी है कि आप इस सलाह के साथ साथ अपनी डॉक्टर से भी कंसल्ट करें, क्योंकि आपकी डॉक्टर ही आपको बेहतर सुझाव दे पाएंगे जब आप उनसे मिलेंगे। साथ ही साथ हमारे दोनों डॉक्टर्स आपको स्टूडियो से जो सुझाव दे रहे हैं उन्हें जरूर आप अमल में लाएं। जो नंबर आपकी स्क्रीन पर है ये एक जरिया है, आप हमारे दोनों डॉक्टर से जुड़ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। डॉक्टर्स टॉक में हमारा उद्देश्य रहता है कि आपकी समस्याओं को हम अपने एक्सपर्ट्स तक पहुंचाएं। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि आज के कार्यक्रम में डॉक्टर्स टॉक में हमने पूरी कोशिश करी कि आपकी जो समस्या है यानी कि श्वेत प्रदर, यानी कि जिसे आम बोलचाल की भाषा में सफेद पानी की शिकायत जो कि ज्यादातर महिलाओं में पाई जाती है, और उसके बारे में हमारे दोनों एक्सपर्ट्स, खासतौर पर डॉक्टर ज्योति आपका और डॉक्टर मानसी आर्य, आप दोनों का मैं बहुत धन्यवाद देती हूं। और साथ ही साथ धन्यवाद देती हूं लोगों का जिन्होंने हमें कॉल किया, अपनी समस्याएं हम तक पहुंचाई। उम्मीद करते हैं कि आप यहां पर पूरी तरह से आश्वस्त होंगे। लेकिन अगर आप किसी कारणवश अपनी समस्या हम तक नहीं पहुंचा पाए हैं या हमारे एक्सपर्ट्स तक नहीं पहुंचा पाए हैं तो आपको बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। आप हमें कॉल करिए, हम आपकी समस्या अपने एक्सपर्ट्स तक जरूर पहुंचाएंगे शो के खत्म होने के बाद भी। जी हां, अगर आपको लगता है कि आपका सवाल हम तक नहीं पहुंचा तो निराश ना होए, नंबर जो है वो आपके पास है, आप उसे नोट करें और अपनी समस्या से हमारे एक्सपर्ट्स को रूबरू कराएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।